हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंकित भाटी की बुक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये बुक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा आरपीएफ का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, जो लास्ट नवंबर में है। ठीक है, तो कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, जिसमें से एसआई के एग्ज़ाम पहले और लगभग 15 लाख फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, 15 लाख फॉर्म पड़े हैं और लगभग 400 से ज़्यादा ऐसी कुछ वैकेंसी है। ठीक है, तो ये जो बुक है इसमें आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मतलब जीएस से हो, रीजनिंग से हो और मैथ्स से हो। जैसा कि आपको पता है कि जीएस से कितने क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग से और मैथ्स से। ठीक है, तो 35 और 50। ठीक है, तो ये बुक स्पेशल इसलिए बनाई गई है जिससे कि आप अनुमान लगा सकें कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है इस बुक के अंदर। ठीक है, और आप पर किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान में। ठीक है, तो हमारा सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और स्ट्रैटेजी के। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। हम फिलहाल कोशिश करेंगे इस फुल बुक को एक वीडियो में कवर करने के लिए, तो बने रहिए। तो आते हैं चैप्टर नंबर 1, भारतीय इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राचीन इतिहास में भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है प्राचीन इतिहास, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनको किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या बोध गया। ठीक है, तो सही आंसर हो गया बोध गया में। ठीक है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी भी आपको ध्यान में आ सकता है, लेकिन बोध गया पे टिक कीजिएगा। आप बा से याद रखो, बा से बुद्ध और बा से बोध गया। ठीक है, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, धर्म आपसे पूछा जाता है कि बताइए धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? कि बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद जहाँ पर उन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था, मतलब जहाँ पर यानी कि सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 563 ईस्वी में, ईसापुर बीसी, ईसापुर लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी इस टाइम कहाँ पे? नेपाल में है, जिसको कपिल वस्तु भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, जैसे कि जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। ठीक है, फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिया और ठीक है, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, और कब हुई थी? 583 में। ठीक है, और लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे 563 में। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, गलती हो गई है। ठीक है, 48 वर्ष के ये थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। निम्न में से शल्य चिकित्सक। ठीक है, शल्य चिकित्सक के बारे में जाना जाता है, जो आजकल प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर्स की बात की गई है कि शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? ठीक है, अमर सिंह, चाणक्य, सुश्रुत या चरक। आपने देखा होगा सुश्रुत। ठीक है, चरक आयुर्वेद के जनक हैं और शल्य चिकित्सक कौन है? सुश्रुत हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य एक ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम थे और इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता के प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी
तो ये भी चिकित्सक थे, धन्वंतरि भी चिकित्सक थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में सुश्रुत का विशेष स्थान था। चरक को ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है? चरक संहिता। किसने लिखी है? चरक ने। पूछा जाता है कि बताइए कि सुश्रुत के टीचर का नाम क्या था? तो क्या था? धन्वंतरि। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा को क्या कहते हैं? अभय मुद्रा, जैसे कि मुद्राएं होती ना, बैठने के तरीका होता है या इन सब चीज़ों की, तो बौद्ध धर्म में एक अभय मुद्रा होती है। उस अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? कि बुराई से बचाव, ज्ञानोदय, निर्भीकता या उपदेश। अभय मुद्रा। ठीक है, बुराई से बचाव, निर्भीकता या ज्ञानोपदेश या उपदेश। अब इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भीकता। जैसे कि आप पंक्ति मार के बैठते हो ना, एकदम आंखें बंद करके और ध्यान लगाते हो। ठीक है, तो आपके आसपास कोई भी कुछ भी आपसे कुछ कहता रहे, आप बस अपने ध्यान में ही मग्न रहते हो। ठीक है, उस मुद्रा को अभय मुद्रा बोला जाता है। निर्भीक होकर बोलते हो, मतलब कि आपको किसी का कोई डर नहीं, कोई आपके साथ उस मुद्रा में कुछ भी करे या बस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा के दाहिने हस्त के ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। विनय और सुतपिटक। विनय और सुतपिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं को संकलन है? विनय पिटक और सुतपिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय पिटक, सुतपिटक, ये किसकी हैं? गौतम बुद्ध की है, ऋषभ देव की, महावीर जी ने, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। विनय पिटक, सुतपिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये सब किसकी हैं? गौतम बुद्ध की। पिटक 3 होते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। विनय और सुतपिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा कैसी है? पाली है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से? सुतपिटक और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। स्तूप क्यों बनाए गए हैं या स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक समाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है, स्तूप बनाए गए थे। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत, ठीक है, भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टीला या ढेर। ठीक है, स्तूप का क्या अर्थ होता है? टीला या ढेर। और ये किसके किससे मेल से बना हुआ है? ये पाली और संस्कृत भाषा के मेल से बना है। और इसका क्या अर्थ है या इसका ये क्यों बनाए गए हैं? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए हैं। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है। जैसे कि ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि या अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या बड़ा ढेर होता है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक जैसे कि धर्म चक्र है, ये किसे दर्शाता है? बुद्ध की शिक्षा को। क्या? प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या मृत्यु को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जिसके अभी बताया था, सारनाथ में। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्माण का प्रतीक स्तूप है। ठीक है, तो क्या है ये? पहली बात, प्रतीक को ही तो चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और पवित्र चिन्ह है स्मृति चिन्ह, जो हमें क्या किसकी याद दिलाता है? गौतम बुद्ध की। पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? पद्म पाणी बोधिसत्व, आपने बोधिसत्व का नाम सुना होगा। एक इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, बोधिधर्मा। ठीक है, जिसमें ये होता है कि हमारे भारत की जो प्राचीन शिक्षा है, तौर तरीके हैं, संस्कृति है, ठीक है,
चाहे वो आयुर्वेद है, बहुत अच्छा ज्ञान था हम लोगों को, लेकिन वो ज्ञान धीरे धीरे समाप्त होता गया, और वो जैसे कि चीन और नेपाल, इन सभी वो ज्ञान पहुंच गया। और जो जिसका और इन सब का ज्ञान जो केंद्र जो कि भारत था, वो यहाँ से धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं कर पाई, बाहर वाले लोगों ने उसको अपनाया। ठीक है, तो ये काम किया था बुद्ध धर्मा। ठीक है, तो पद्म पाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? एलोरा की गुफाओं में, बाकी गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में। ठीक है, पद्म पाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। अब अजंता की गुफा है कहाँ, और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ठीक है, बादामी की गुफाएं कहाँ पर हैं? ठीक है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा में पाए गए हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब ये जो गुफा थी वो क्षरण हो रही धीरे धीरे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल? ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, जैसे कि कई सारे वंश हुए थे, उनमें से एक राष्ट्रकूट वंश भी था। जैसे चालुक्य वंश, इस तरह के वंश होते थे ना, उसमें राष्ट्रकूट वंश था जिसका प्रतिशाही चिन्ह था गोल्डन ईगल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग प्रथम थे। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतदुर्ग प्रथम। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा की गुफा मंदिर के निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर से देखो, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग प्रथम थे। आपसे पूछा जाता है, बताइए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतदुर्ग प्रथम, दंतदुर्ग तृतीय। ठीक है, तो इसके कौन थे? दंतदुर्ग प्रथम। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि राष्ट्र मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? तो किस वंश की था? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। आपसे पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। आपसे पूछा जाता है गोल्डन ईगल किसका शाही प्रतीक था? गोल्डन ईगल किसका शाही प्रतीक था? तो राष्ट्रकूट वंश के का शाही प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी? नहीं। अब पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं? ठीक है, ये होता है पर्यावरण या उन जो आसपास रहने वाले उनके जीवन का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। एक्वालॉजी, ठीक है, ये वाटर से संबंधित रहता है। एक्वा मीन्स होता है जल। ठीक है, पानी में रहने वाले लोगों के का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र, समाज में रहने वाले लोगों का या समाज का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफ होता है, जैसे कि ये शिलालेख को कहते हैं। ठीक है, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफ कहते हैं। शिलालेखों को पुराण लेख भी कहते हैं। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? ठीक है, तो अब देखो, जो मानव की जो गतिविधियां हैं, जैसे मानव, ठीक है, मानव ने पहले दो पैर और हाथ पैर दोनों से चलता था, फिर वो धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगा। ठीक है, जैसे कि हमारा बताया जाता है कि हम प्राचीन बंदर जो बनमानुष या उस टाइप के गौर, ठीक है, होमो सैपियंस, निएंडरलैंड, ठीक है, इन सब चीज़ों के मेल थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और हम आज हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप में आए। तो ऐसा नहीं कि वो स्वरूप 1 या 2 दिन में आया, वो स्वरूप कई पीढ़ियों में आया है, कई वर्षों में, कई हजार वर्षों में आया है। ठीक है, तो वैसी इतिहास है, इतिहास में प्राक ऐतिहासिक काल है, जैसे कि सभ्यताएं होती हैं, मानव गतिविधियां सभ्यता प्राक ऐतिहासिक काल होता है, उनका एक
निश्चित कालक्रम होता है कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो वही चीज़ है कि पहले था पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। ठीक है, जैसे कि हम पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि यहाँ पर आग की खोज हो गई थी, लेकिन हमने उस आग का प्रयोग करना नहीं सीख पाया था। उस आग का प्रयोग हमने नवपाषाण काल में किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होते थे कि जो, ठीक है, पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे शिकार करने के लिए। फिर उनका धीरे धीरे उनका नुकीला होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद सबसे छोटे स्टार्ट हुए, जिससे शिकार करना बहुत आसान हो गया था। ठीक है, पालतू पशु की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने कुत्ते को पाला, जो कि आज भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, यानी पत्थरों का काल भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? तो आपको हड़प्पा सभ्यता की इस मोहरों पर आपको एक श्रृंगी बैल दिखाई देता है, बार बार कई जगह आता है एक श्रृंगी बैल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ भी है, गेंडा भी है, हाथी, बकरी, हिरण, ठीक है, भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी मिल जाते हैं। किसको कौन कौन से मिल जाते हैं? बाघ का मिल जाता है, गेंडा का मिल जाता है, हाथी, बकरी, ठीक है, हिरण, भेड़। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार और वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। देखो, वहाँ की जो गलियाँ थी वो आयताकार थी, और जो घर थे वो गली में ना खुलकर गली के पीछे खुला करते थे। अब पृथ्वी जो सड़क थी वो 90 डिग्री कोण पर काटती थी। ठीक है, और पानी की व्यवस्था में हर घर में एक कुआं था। ठीक है, यानी कि व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने समुद्र की यात्रा की थी। समुद्रगुप्त भारत का सबसे महान शासकों में से एक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासन काल को सांस्कृतिक राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल कहा माना जाता है। ठीक है, और सिक्कों की बात की जाए तो गुप्त वंश के सिक्के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई। आपसे पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई है। वैसे आपको ये पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन ये संज्ञा है वो किसने दी? ये दी है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक है, अब पल्लव वंश के बारे में आ जाते हैं। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह, विष्णु, कृष्णा, या नंदी वर्मन, या महेंद्र वर्मन? तो पल्लव वंश का राज संस्थापक सिंह विष्णु थे। ठीक है, जो पल्लव राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। आगे बढ़ते हैं। पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, या विष्णु सिंह कह सकते हो। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदी बर्मन और मेहर बर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आपसे सिंह विष्णु का नाम ना देकर अवनी सिंह दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिंह विष्णु का नाम अवनी सिंह भी था। ठीक है, नंदी बर्मन और महेंद्र बर्मन काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, जो कि पल्लव राजवंश के मतलब महान शासकों में से एक थे। ठीक है, पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, और ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर। अब देखो,
निम्न में धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से? तो दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू, पहली बात तो अभी तक सिरोही जनपद के, पहली बात तो आज तक आपने ये नहीं सुना होगा माउंट आबू कहाँ है। आपने सुना तो होगा माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू चलेंगे घूमने, माउंट आबू चलेंगे घूमने, लेकिन ये नहीं पता है कि माउंट आबू है कहाँ। हम तो सोचते थे कि गोवा में होगा, बट माउंट आबू राजस्थान में है, सिरोही जनपद में। और वहीं पर ये दिलवाड़ा मंदिर भी है, जो कि किसका है? जैन धर्म का। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। आप ऐसे याद रखते हो, दिलवाड़ा 11 13 दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। चालुक्य राजवंश के शासनकाल में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ था। निम्न में से कौन सा बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक? ठीक है, बुद्ध, देखो यहाँ पर अलग अलग चीजें कही गई हैं, लेकिन बुद्ध के जो सिद्धांत है इनकी बात अभिधम्म पिटक में कही गई है। विनय पिटक में विनय की बात की गई है, नम्रता की बात की गई है। ठीक है, तो बुद्ध के सिद्धांत संबंधित अभिधम्म पिटक बुद्ध पिटक के त्रिपिटकों में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूप, विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में। किसने खोजा था? राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, लोथल कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और यहीं से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली हुई हैं। लोथल में क्या है? लोथल वहाँ का उस टाइम का प्रसिद्ध डॉकयार्ड था, यानी कि पोरबंदर मान सकते हो, पोरबंदर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, हड़प्पा में कुठरी मिली है, जहाँ पर भोजन को, जहाँ पर जो नहीं कच्चे माल को रखा जाता था, बहुत बड़ा था। आगे बढ़ते हैं, तो हमको पता लग गया हड़प्पा के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, जैसे कि आपको पता है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 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 हड़प्पा को, हड़प्पा का जो अर्थ है, हड़प्पा जो एक लैंग्वेज है जिसमें हड़प्पा का अर्थ मृतकों का टीला होता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला मिला था और इसका शाब्दिक अर्थ भी आप कह सकते हो। तो इसका मोहनजोदड़ो का भी यही है, लेकिन हम अगर बाई चांस हमें ऐसा कहीं देखने को मिला मृतकों का टीला उसमें मोहनजोदड़ो नहीं है, तो हड़प्पा पे टिक करेंगे आप। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो को स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब लोथल की बात करें, लोथल स्थल की खोज 1954 में डॉक्टर एस आर राव ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। कब की थी? 1954 में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लोथल जो स्थल है वो किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगन स्थल की खोज अमलागनंद घोष, ठीक है, ने की थी। आपको ये कैसे याद होगा? ठीक है, अमलानंद घोष के बारे में। तो अमलानंद घोष और कालीबंगन,
आप याद रख ही लेना। कालीबंगन के स्थल में उत्खनन का श्रेय श्री बी के थापर तथा बीवी लाल को जाता है। देखो कालीबंगन की जो खोज की थी वो तो की थी अमलानंद घोष ने, देखिए, लेकिन उत्खननकर्ता अमलानंद घोष नहीं थे। उत्खननकर्ता का श्रेय जाता है बी के थापर और बीवी लाल को। ठीक है, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगन किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और स्लो चल रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आराम से पढ़ाऊँगा जिससे कि, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आराम आराम से सीखना होगा, कुछ को बहुत स्पीड से सीखना होगा। तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप सीख सकते हैं। प्रसिद्ध उत्तरामेर, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? अब ये उत्तरामेर, उत्तर का आमेर नहीं बोला जा रहा है, उत्तरामेर बोला जा रहा है। शिलालेख पांड्य, चोल, पल्लव या चालुक्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चोल। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो उत्तरा आमेर है इससे क्या क्या प्राप्त हो जाता है? ये जो टैक्स प्रणाली है और ये गांव का जीवन, ये सब चीज़ों के बारे में हमें प्राप्त जानकारी मिल जाती है। सिंधु सभ्यता में के इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल के से जलाशय के साक्ष्य मिले? जलाशय के साक्ष्य मिले। वही वाली बात है कि आपको कालीबंगन, धौलावीर, कोटडीजी या लोथल। तो जलाशय के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। तो सिंध सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल कहाँ हुई? लोथल भी गुजरात में ही है। धौलावीरा स्थल की खोज 1967 से 68 में जे पी जोशी ने की थी। ठीक है, जे.पी. जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी। कालीबंगन इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल राजस्थान में है। कोटडीजी की बात की जाए तो इस स्थल से कांसे के चपटे फलक, कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कोटडीजी से कुल्हाड़ी। यह स्थल पाकिस्तान देश में सिंध राज्य में स्थित है। इस टाइम लोथल की बात की जाए, यह 3 युगल समाधियों का साक्ष्य मिला है। 3 युगल समाधियाँ। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, जलाशय के साक्ष्य कहाँ मिले? धौलावीरा में। इस चीज़ को याद रखना, बाकी चीज़ों को भी भूलना मत, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं। देखो इसमें शॉर्ट टाइप में बनाई गई वीडियोज हैं, जैसे कि जो भी मुख्य है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऐड किया गया है जो भी चीज़ मुख्य है। जैसे कि 3 युगल समाधियाँ, आपसे पूछा जाता है कि 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहाँ से प्राप्त हुए, इनके कंकाल। तो आप लोथल का नाम दे दोगे। आपसे पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बताइए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो क्या बोलोगे आप? कालीबंगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कांसे की चपटे फलक कहाँ से मिले हैं? तो आप कोटडीजी बोल जाओगे। चपटे फलक मतलब कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? कोटडीजी से मिली। आपसे पूछा जाता है कोटडीजी इस टाइम है कहाँ पे? तो आप बोल सकते हो पाकिस्तान के सिंध जिले में है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि धौलावीरा की खोज की किसने थी? तो जे.पी. जोशी ने की थी। आपसे पूछा जाता है कि ये जे.पी. जोशी ने धौलावीरा की खोज कब की थी? तो 1967 से 68 में की थी। आपसे पूछा जाता है कि लोथल की खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज हुई थी 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ किस भाषा में? मुर्दों का टीला। फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी? ठीक है, अब आप बताइए इसका अर्थ। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। ठीक है, सिंधी में मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है, सबसे बड़ा स्थल भी है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। देखो जो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक है, और कोटडीजी हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ है? ये सब पाकिस्तान में है।
मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, कब 1922 में खोजा गया था राघवेंद्र बनर्जी द्वारा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? अवध, कौशल, कपिलवस्तु, कौसंबी या काशी? अवध को क्या बोला जाता है? कौशल। ठीक है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो कौशल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में छठी शताब्दी में प्राचीन भारत में छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक थी। कौशल जो कि ठीक है महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, अवध को ही कौशल के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो कि कौशल है किन जनपदों में से एक थी? 16 जनपद थी, उनमें से एक थी। आपसे पूछा जाता है कि कौशल का उदय कब हुआ था? तो छठी शताब्दी में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि कौशल या अवध की राजधानी क्या थी? तो श्रीवस्ती थी। ठीक है, श्रावस्ती। निम्न में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो गोपाल था। ठीक है, पाल साम्राज्य का संस्थापक। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। ठीक है, पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि विक्रमशिला काफ़ी ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है उस टाइम पीरियड की। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने कराई थी, जो किस वंश के शासक थे? पाल वंश के शासक थे। अब पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। पाल साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? ब्रह्म वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी। ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तो थे, अथर्ववेद लास्ट में आया है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठान के बारे में बात कही गई है, सामवेद में गीतों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना टुटके के बारे में बात की गई है। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है, इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद में सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 ठीक है 10 मंडलें, 1028 सूक्तें और लगभग 10,462 मंत्र हैं। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद संबंधित है। सामवेद ये चारों वेदों के आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। यह इस वेद का संबंध संगीत से है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? तो हर्ष हैं। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष हैं। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। हर्ष कौन थे? हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य देखो यार, थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ पे। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में कवि थे। ठीक है, जबकि हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि नहीं थे। ठीक है, हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। ठीक है, और ये हर्ष वही हर्ष हैं जो हर्षवर्धन के नाम से जाने जाते हैं।
ठीक है, इनके एक भाई और एक बहन भी थी, और ये यहाँ के नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर आए हुए थे कन्नौज। बाद में कन्नौज तो उन्होंने बाद में राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्य भूत यानी वर्धन वंश से था। और यहाँ पे तो उन्होंने ये बोल दिया कि बारहवट हर्ष बारहवट के दरबार में कभी थे, ना ना ना। हर्ष एक बहुत अच्छे शासक थे और इनको रचनाओं के में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और भी अपनी रचनाएं लिखते थे, जिनमें रत्नावली प्रदेश का नागानंद प्रमुख है, और ये संस्कृत भाषा में लिखते थे। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो चोल वंश के वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर की। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकार को सबसे बड़ी उपलब्धि है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राज राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? तो द्रविड़ शैली में भी निर्मित किया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रमुख माना जाता है, ठीक है। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1987 में आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इनमें से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 1987 में। तो आप बृहदेश्वर मंदिर अगर उसमें कहीं लिखा हो तो उस पर टिक करेंगे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। और सबसे पहले ऋषभदेव थे, उसके बाद पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और पार्श्वनाथ जो महावीर स्वामी थे वो 24वें नंबर पे आते हैं, और उनसे पहले थे पार्श्वनाथ, और उनके और ठीक है, और अनंतनाथ थे 14वें तीर्थंकर। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थापित? सांची, ठीक है। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये सांची सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। आपसे पूछा जाता है कि बताइए सांची स्तूप का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 3री शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल कर लिया गया। 1989 में चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान ऐसा था, चीनी यात्री जो फायान है किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ठीक है, गलत लिखा है कि फायान कोई शासक नहीं था। यहाँ पे ये होना चाहिए कि भारत का दौरा चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो कालिदास, अशोक, कालिदास तो छोड़ ही दो, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो फायान हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फायान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना में, संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन जो मठ होते हैं उन संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह,
श्वेतांबर, तीर्थ या बसादीस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसादीस। ठीक है, जो जैनों के जो मठ होते हैं उन स्थानों को बसादीस कहते हैं। बसादीस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादीस मुख्यतः कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादीस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी को चुनना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, राजा राज चोल, कनिष्क कुषाण। बिंबिसार गुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, गुप्त नहीं थे। बिंबिसार हो गया, फिर अजातशत्रु हो गया। बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार होता तो गुप्त हो जाता, क्योंकि बिंदुसार के बाद, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बिंबिसार आता है, बिंबिसार के बाद अशोक आ जाता है। चंद्रगुप्त का वंश संबंध मौर्य वंश से था, राजा राज का संबंध चोल वंश था, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली है? भारत में वैदिक काल की अवधि, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, देखो, ऋग्वेद में वैदिक काल में लगभग 1500 से 600 की माना जाता है, जिसमें ऋग्वेद का है 1500 से 1000 का। ठीक है, भारत में वैदिक काल से संबंधित 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। बाद में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। 16 है महाजनपदों की संख्या आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे 16। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपदों में जो 16 संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलती है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में निम्नलिखित कौन कौन से थे? देखो, जो याद हो जाए वो याद कर लेना और लाल पढ़ तो लो ही आप। अंग, मगध, काशी, बज्ज, बस, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, अश्मक। ये 16 महाजनपद थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के देखो, जिनमें से 8 आर्य थे, 8 अनार्य थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो मगध में, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ। तो इनका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। जो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 540 ईस्वी में। और ये शताब्दी थी 6वीं शताब्दी। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे 24 में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? ठीक है, पहले तो ये मिलिंद पन्हों दी किसने, और उसके बाद अगर उस मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों के जवाब किसने दिए, तो नागसेन, बुद्धघोष, वसुबंधु या अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागसेन ने दिए। ठीक है, मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया। मिलिंद पन्हों एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है। ठीक है, मिलिंद और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है। दूसरा तमिल संगम निम्न में किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तिरुनेलवेली, मदुरै, कापतपुरम, दक्षिण मदुरै। तो सही आंसर हो जाएगा कापतपुरम। दूसरा तमिल संगम कापतपुरम में संपन्न हुआ था। दूसरा तमिल संगम कापतपुरम नामक स्थान पर संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तुलकाप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै
स्थान पर संपन्न हुआ था, यानी पहला और तीसरा मदुरै नामक स्थान पर हुआ था, दूसरा कापत्क्यम में हुआ था, कापत्पुरम। ठीक है, कापत्पुरम। प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? तो फायान कहाँ से आया था? इटली से, ग्रीस से, पारसिया से, चीन से। तो फायान था वो चीन से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? हर्ष के, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। फायान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। उसके बाद फायान के बाद हेनसियान। ठीक है, तो फायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अपनी भारत यात्रा के दौरान उसने 6 वर्षों तक यहीं रहा था। 3 वर्षों तक उसने बिहार में संस्कृत का अध्ययन किया था। फायान बौद्ध धर्म एवं उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था, चाफो जिसको बोलते हो, घोड़ा वो रथ हाँकने वाला। और सिद्धार्थ शुद्धोधन कौन था? सिद्धार्थ का कजिन था, चाची चचेरा भाई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। सॉरी, शुद्धोधन पिता थे। गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी एवं सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? जैन अवेस्ता, ईसाई, सिख, पारसी या इस्लाम? तो इसका सही आंसर होगा पारसी। जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ था। जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबल है। सिख धर्म से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तक है। इस्लाम से कुरान है और हिंदू धर्म में गीता है। पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से तीर्थंकर थे? ये थे 23वें। ठीक है, 24वें महावीर स्वामी, प्रथम ऋषभदेव। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसने अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो अनाथ लक्षण सूत्र या आदित्य पर्याय सूत्र या ब्रह्मजल सूत्र। ठीक है, तो इसका सही है आदित्य पर्याय सूत्र। आदित्य मीन्स क्या है, आप समझते हो? ठीक है, तो भाई अग्नि से संबंधित है। गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों एवं मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखे? बुद्ध चरित गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद्र ने, अश्वघोष ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना की है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में एक राजकवि थे। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की भी रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में थे। नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, शून्यवाद का प्रवर्तक या माध्यमिक मत शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र संबंधित है? निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? व्याकरण और काव्यशास्त्र, संगम साहित्य। मणिमेगलई, शिल्पादिकरम, तुलक्कप्याम ही है। ठीक है, तमिलों का व्याकरण या काव्यशास्त्र। तो संगम साहित्य का तुलक्कप्यम ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। मणिमेगलई की बात की जाए तो है तमिल महाकाव्य जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई थी। ठीक है, ये महाकाव्य है मणिमेगलई, कवि चितलाई चतनार। शिल्पादिकारम शिल्पादिकारम है, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो आदिगल द्वारा की गई। जीवक की बात की जाए, जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुतक्क देवर द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? धन विज्ञान या शिल्प तो गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र या धनुर्वेद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्प शास्त्र। शिल्प मीन्स से धन है। वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र या धन विज्ञान से संबंधित है।
शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। गंधर्व वेद में 4 उपवेदों में से एक है गंधर्व वेद, और अन्य 3 उपवेद है धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। उपवेदों की संख्या 4 है, जिसमें गंधर्व वेद 1 है और उसके अलावा धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। ठीक है, शिल्प को धन का विज्ञान बोला जाता है। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद कहाँ की गई थी? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरा या बल्लभी? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद हुई थी। तो पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। जो दूसरी जैन परिषद बल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्ष क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा किया गया था? देखो यार, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। शिल्पाधिकारम और जीवक चिंतामणि आपको पता है। ठीक है, इसमें धन की बात की गई, धन विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिल्पाधिकारम इलांगो आदिकल ने की है, इलांगो आदिकल। यहाँ पे देखो आप, शिल्प अधिकारम तो आदिकल, और जीवक चिंतामणि तिरुतक्कदेवर। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की, ये क्या है? व्याकरण है। तो पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जैसा कि अभी बताया, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक पुलकेशन, दंतदुर्ग, सतकर्णी या अमोघवर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंतदुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतदुर्ग थे। ठीक है, और इसमें ठीक है महेंद्र वर्मन और ये थे, वो इनके प्रमुख शासक थे। और ये कब से कब तक है? 6वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा। ठीक है, और ये राष्ट्रकूट भारत के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भाग पर शासन किया था इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था, उसके बाद अशोक आए, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य था, और लास्ट में दशरथ की बात की जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र नाम अशोक था। अशोक बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार का अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? सारनाथ में सिंह चतुर्भुज यानी कि एक स्तंभ है जिसमें से चारों दिशाओं में सिंह यानी शेर की बनी गई है आकृति। तो किसके शासनकाल में किसने बनवाया था? अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष अशोक सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्षों का निर्माण 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क किस वंश के महाराजा थे? कनिष्क चोल, चेर, कुषाण या चालुक्य? तो कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक थे। कुषाण कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को स्क्वायर, रेक्टेंगुलर ग्रिड की पद्धति अपनाई गई थी, यानी कि आयताकार। ठीक है, समकोण प्रकार थे जैसे कि बताया चुके हैं शुरुआत में। महायान शब्द की धर्म सम्मिलित है। महायान और हीनयान महायान, ठीक है, तो कौन थे? ये थे बौद्ध धर्म के लोग।
दिगंबर श्वेतांबर ये कौन थे? जैन धर्म के लोग। भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव धर्म के अपनाते थे। तो महायान शब्द धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के दो शाखाएं थे, हीनयान और संप्रदाय। बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। महायान के लोग बौद्ध धर्म का नवीन रूप, ठीक है, अपनाने की कोशिश करते थे। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि हीनयान महायान दो डिवाइड हो गई थी कब? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा स्थल किस राज्य में है? तो वो है गुजरात में। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड यानी जहाजों का की गोदी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितनी अंगीय पथ पर आधारित है? बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितनी अंगीय पथ पर आधारित है? तो इसकी महान सच्चाइयाँ कितनी हैं? 6 या 2 या 4, 8? तो इसका सही आंसर होगा असत्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये 4 सच्चाइयाँ हैं और 8 अंग हैं। अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, परम। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों में 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बात की गई है। 8 अंगीय पथ को भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में की बात की गई है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख का कारण, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। और भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्पना, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण को की किस भाषा का प्रयोग किया है? तो प्रकृत भाषा का प्रयोग किया है या पाली भाषा का? तो पाली भाषा का। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया है। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को जन साधारण भाषा पाली का उपयोग किया है। पाली भाषा का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। त्रिपिटक पवित्र हिंदू धर्म कौन सा धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी लैंग्वेज क्या है? पाली। बौद्ध धर्म का उद्भव 6वीं शताब्दी में माना जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख रहता है। भिक्षुओं के लिए नियम, तो ये है विनय पिटक में। भिक्षुओं को कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व। तो हीनयान बौद्ध धर्म से, महायान? तो इसका सही आंसर होगा महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व की अवधारणा महायान धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व का आशय है 10 परमात्माओं को पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान की धर्म की 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम की कुरान सही है, सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म की उपनिषद या ईसाई धर्म की बाइबल? तो जैन धर्म की उपनिषद नहीं है, ठीक है। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। जैन धर्म का संबंध है आगम साहित्य। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, पंजाब या पश्चिम बंगाल? तो गोमतेश्वर है पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित की गई है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली के रूप को समर्पित है, ठीक है। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, उनके पुत्र बाहुबली को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। और इसी में पायान, ये किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? ये आपसे क्वेश्चन है, बता चुका हूँ, ठीक है। धर्मपाल ने करवाई थी, जो कौन था? गोपाल वंश का एक शासक था, ठीक है। आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल ने करवाई थी।
धर्म की बात करता था, इसीलिए उसने धर्म का कहाँ से जाएगा, विक्रमशिला से विश्वविद्यालय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। 22वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारियों बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। अमरावती की बात की जाए तो अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था? अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था? तो मौर्य, सातवाहन, नंदवंश या वाकाटक? तो अमरावती है सातवाहन वंश राजवंश से संबंधित है। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त किया हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं को संरक्षण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था? तो राहुल था। उपाली, उपगुप्त, आनंद। ठीक है, उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद, आनंदा चचेरे भाई और उनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। उपगुप्त निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान संबंधित है? उपगुप्त को माना जाता है कि चाणक्य से संबंधित थे। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान संबंधित है? वाजपेयी यज्ञ, अनिष्टमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और जो उस घोड़े को पकड़ता था उससे युद्ध चलता था, जिसका घोड़ा है उसका। तो अश्वमेघ शब्द में अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा और मेघ में होता है बलि। अश्वमेघ यज्ञ में प्राचीन काल में वैदिक यज्ञों में स्थान था। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से संबंधित था। दिगंबर में श्वेतांबर पद, जैन धर्म के श्वेतांबर दिगंबर दो समुदाय में बट गया। श्वेतांबर समुदाय में साधु श्वेत वस्त्र धारण करता, दिगंबर में साधु नग्न अवस्था में रहता था। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भाद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए। इनमें से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो तार्किक लॉजिकल थिंकिंग कौन करता है? सांख्य दर्शन, न्याय, योग दर्शन या वेदांत? तो न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन का प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से? देखो, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने की थी, योग महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक उलूक कड़ाद, मीमांसा पूर्व मीमांसा जैमिनी की और वेदांत मीमांसा बादरायण की। ठीक है, चीनी यात्री हेनसेंग समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समकालीन थे हेनसेंग। चीनी यात्री हेनसेंग हर्षवर्धन के समकालीन थे। हेनसेंग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सी यू की में किया है। हेनसेंग की यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हेनसेंग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। सित्तान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित? सित्तान वासन की गुफाएं वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित सित्तान वासन। सित्तान वासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित। सित्तान वासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। सित्तान वासन की गुफाओं को अरिवर कोयल भी कहा जाता है। सित्तान वासन की गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन। तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, अशोक द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में मोगली पुत्र तुस्य की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईस्वी में अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी और अध्यक्षता रहे महाकश्यप और राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईस्वी में कालाशोक जो कि सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी और वैशाली में। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, बसुमित्र की अध्यक्षता में, कुंदरबन कश्मीर में।
तृतीय बौद्ध अशोक के टाइम। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमाके स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? फिर से सुनो, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमाके स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो नंद, शुंग, कर्ण वंश या मौर्य वंश? बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के। मौर्य धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमाके स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। धमाके स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। धमाके स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। धमाके स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड के निर्माण में कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, पातशाही सड़क या राजपथ? तो विकल्प एक है उत्तरापथ। ठीक है। ऐतिहासिक ग्रांट जीटी रोड यानी जीटी रोड के निर्माण में कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में जीटी रोड के पुनः निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। जीटी रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम भी है। किसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? किसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? बिंदुसार, महेंद्र, अशोक या बिंबिसार? धार्मिकता द्वारा विजय तो अशोक। ठीक है। अशोक ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। वर्ष 269 ईस्वी में मगध के सिंहासन बैठा था। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अशोक के देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी में कलिंग और अशोक के बीच हुआ था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में 261 ईस्वी में लड़ा गया था। जनहानि की बहुत हुई थी, नरसंहार बहुत हुआ। और सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में बड़े थे। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनंद के बीच लड़ा गया था। दूसरी बात यह है कि इन दोनों के बीच जब लड़ाई हुई थी वो उड़ीसा में हुई थी। कलिंग उड़ीसा में था। इसके और इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिस वजह से बहुत लोग मारे गए। इस सब को अशोक जीत तो गया, लेकिन दिल से हार गया। जब उसने देखा कि हुआ तो हुआ क्या, सब मरे पड़े हैं, उससे वो अशोक इतना ज़्यादा विचलित हो गया, तो उसने भविष्य में कोई भी युद्ध न लड़ने का फैसला किया। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 14। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। सम्राट अशोक के समय इतिहास की जानकारी हमें उनके 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। उसके बाद आया अजातशत्रु। मतलब यहाँ पे था कि बेटा अपने पिता को मार देता था, इसीलिए इसका नाम हर्यक वंश पड़ा। और ये 544 ईसा पूर्व में है और इसकी राजधानी गिरिवत, जो कि राजगृह में है। निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या सेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल राजवंश, जिसके कौन थे? गोपाल थे। ये सबसे लंबे टाइम तक इनका शासनकाल रहा। उपरोत्तर में पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। पाल साम्राज्य का शासनकाल अवधि 750 से 1174 रहा। और सेन साम्राज्य का 1070 से 1230 तक रहा।
राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासनकाल अवधि 735 से 982 ईस्वी तक रहा। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तांबा और चांदी के मिश्रण को पोटीन कहते थे सातवाहनों में। तो सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता था। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे चांदी तांबे चांदी पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? समाहर्ता, राजकाज, बोधिसत्व या धम्म महामंत्र? तो इसका सही आंसर है धम्म महामंत्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महामात्र का निर्माण कराया। प्राचीन भारत में भारत राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महामात्र का नामक राज्य कर्मचारी की नियुक्ति होती थी और धम्म महामात्र का कोई का कार्य राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के मौर्य वंश की बात करता है? तो ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक ठीक है मौर्यकालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था आदि पर जानकारी देती है। अशोक के शासनकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुई? उड़ीसा में। अशोक के शासनकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग को उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? तो कौन थे? सातवाहन। इन्होंने अपने ही भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे चांदी शीशे कांसे और पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो कौन है? आर्यभट्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट ने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना में है और बिहार, आप सुनाइए, बिहार राज्य है और पटना उसकी राजधानी। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी, आर्यभट्टी और आर्यभट्ट सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्य में से किससे संबंधित? नटराज की प्रतिमा कैसी है? एक डांसिंग एक मूर्ति है। ठीक है, उस मूर्ति को नटराज का नाम दिया गया है। तो वो चेर, चोल, पांड्य, पल्लव इनमें से कौन से है, किससे संबंधित है? वो है चोल साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं हैं। ठीक है, भगवान विष्णु को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे नटराज की प्रतिमा? तमिलनाडु में चिदम्बरम नामक जगह पर। निम्न में से तमिल साहित्य के बारे में बात की गई है। तो तुलकाप्पियम तमिलों का तमिल महाकाव्य के बारे में बात की गई। तुलकाप्पियम तमिलों का तमिल व्याकरण है। लेकिन साहित्य के बारे में बात की गई जो तमिल का महाकाव्य है, ठीक है, वो है शिल्पाधिकारम। ठीक, कौन है? शिल्पाधिकारम। तो तमिल साहित्य का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। यानी जो शिल्पाधिकारम है वो किस वंश के शासनकाल में स्थापना हुई इसकी? महाकाव्य कब लिखा गया शिल्पाधिकारम? तो वो है चोल वंश के शासनकाल में लिखा गया। तो शिल्पाधिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? इलांगो आदिगल। कौन है? इलांगो आदिगल। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्न में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी या धूप में सुखाई मिट्टी? तो हड़प्पा, देखो आज की हड़प्पा जो वासी थे वहाँ पे वो, ठीक है, तप्त मिट्टी का उपयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी का उपयोग किया करते थे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के मांडगोमरी जिले में स्थित है। निम्न में से किस औषधि का देवता कहा जाता है?
निम्नलिखित में से किसी औषधि का देवता कहा जाता है? तो आर्यभट्ट, पतंजलि, पाणिनि या धन्वंतरि। ठीक है, तो सही आंसर कौन हो जाएगा? धन्वंतरि को। औषधि का देवता किसे कहा जाता है? धन्वंतरि को। जबकि जो शल्य चिकित्सक पतंजलि को जो शिष्य थे, जो शुरुआत में ही पढ़ाए गए, आई थिंक पहला या दूसरा प्रश्न था, तो उनका नाम क्या था? चरक। ठीक है, पतंजलि को आयुर्वेद के जनक कहा जाता है, और आर्यभट्ट आपको जानते ही बीज गणित में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण लिखी है। तो धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरि की प्रमुख पुस्तक है रोग निदान और वैद्य चिंतामणि। ठीक है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, वह पहले सामंत था, कादम्बरों का, पांड्यों का, पल्लवों का या राष्ट्रकूटों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवों का। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, यानी कि जो विजयालय थे उन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब चोल वंश की स्थापना से पूर्व पल्लवों का शासक था, और उसके बाद विजयालय ने वो कब्जा किया, और ठीक है, और उन्होंने अपने वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाती हुई चित्रपितमा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है? रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाती हुई चित्रपितमा कहाँ से मिली है? ठीक, कहाँ से पाई गई? जूनागढ़ गुफाओं में, एलोरा में, अजंता में या बराबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा गुफाओं में। रावण द्वारा वो हिमालय को उठा रहा है या हिला रहा है, ऐसी एक प्रतिमा है जो एलोरा में है। और एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। ठीक है, और जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में ही हैं। बराबर की गुफाएं जहानाबाद, बिहार में स्थित है। ठीक है, हाथी गुफा के बारे में बात की जाए तो हाथी गुफा अभिलेख किस शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? तो बिम्सा, अशोक, हर्ष या खारवेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। जो हाथी गुफा शिलालेख है वो खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, हाथी गुफा के बारे में पढ़ रहे थे। तो हाथी गुफा जो है कि वो खारवेल ने बनवाया था, खारवेल शासक थे, उन्होंने बनवाया था। और खारवेल कलिंग के शासक थे। ठीक है, कलिंग के शासक कौन थे? खारवेल थे। और हाथी गुफा अभिलेख प्रकृत भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है, आप ये प्रकृत भाषा है, शैली। आप देखोगे एक द्रविड़ शैली मिलेगी और एक अभी एक शैली मिली थी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आएगा, आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर या कल्याणी? तो इसका सीधा सा आंसर है द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य के संस्थापक नृप काम द्वितीय थे। ठीक है, नृप मीन्स होता है राजा। ठीक है, इनका जो नाम था वो राजा के ही नाम पर पड़ा था। तो नृप काम द्वितीय होयसल साम्राज्य के संस्थापक और वहाँ के राजा थे। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10 से 14वीं शताब्दी तक राज्य किया था। पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य थे। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। आप इसके याद रखना, आप इसको भूलना बिल्कुल भी मत, क्योंकि पुलकेशिन काफ़ी ज़्यादा फेमस राजा हैं और ये चालुक्य वंश से संबंधित हैं। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी है। जैसे कि हमने आपको बताया था, 4 थे बादामी। ठीक है, तो चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी? बादामी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में एक बड़े भूक्षेत्र पर शासन किया था। चालुक्य राजवंश की भारत में कई शाखाएं थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा बातापी यानी कि बादामी से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय के शासन में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। आपसे पूछा जाता है, बताइए कि ऐहोल अभिलेख से
किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो आप चालुक्य नाम दे सकते हो। चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, करिकाला, राजाराज या महेंद्र विक्रम? तो सिंपल सा आंसर राजाराज। ठीक है, चोल राजा राजाराज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल राजा राजाराज ने अनेक नौसेना के अभियानों पर संचालन किया था। अपने एक नौसेना के अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिण भाग तथा मालदीव को विजित कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजा राजाराज की अंतिम विजय थी। कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली था? कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। ठीक है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, पहली बात है। ठीक है, तो आप पल्लव को याद रखना, कांचीपुरम से पल्लव आप याद रखना, पाल और प्रतिहार याद मत रखना, पल्लव। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। पल्लवों ने तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ। पल्लवों का अंतिम शासक अपराजित बर्मन था। पल्लवों का अंतिम शासक कौन था? अपराजित बर्मन। किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी? ठीक है, तो वो कौन थे? पांड्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पांड्य की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। इस चीज को ध्यान रखना, जैसे जो भी अभी चलते आए हो आप लोग। और जो मूर्ति मिली थी नटराज की वो चोल में। पांड्य वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, मदुरै भी पांड्य वंश की राजधानी थी। और सॉरी पांड्य और अलग है, ये पांड्य अलग है, पल्लव अलग है। ठीक है, इसकी कांचीपुरम नहीं थी, इसकी मदुरै थी, मदुरै। ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वर्तमान में मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पांड्य राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था और पांड्य राजवंश ने भारत में 6ठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। किस वर्ष में हाइड स्पीस की लड़ाई का आयोजित की गई थी? यानी कि अब काफ़ी ज़्यादा फेमस है हाइड स्पीस की लड़ाई। ठीक है, 326, जिसमें और इस हाइड स्पीस को ही झेलम के बोला जाता है, इसीलिए इसको झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिकंदर पोरस। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व में हाइड स्पीस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइड स्पीस की लड़ाई पोरस और सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश के द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम, घर, विमान, अंतरिक्ष, इनमें से क्या सही आंसर है? गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों पर का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। सत्यमेव जयते के बारे में बात की जाए तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और ये है ऋग्वेद का। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की जीत। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंहराव प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य करिकाल ने या नरसिंहराव वर्मन द्वितीय ने? तो इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। अब नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे और ठीक है, इनका शासनकाल रहा है 695 से 700 ईस्वी तक। महाबलीपुरम के शोर मंदिर तथा कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही किया गया था।
वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? शहर से, बांध से, कैसर से या मंदिर से? वास्तुकला में पंचायत शैली, ठीक है, तो वो कहाँ से है? वो है मंदिर से। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर में खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसमें स्थित कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? तो वो है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कंडरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश में है। और में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख हैं। देखो क्या फिर से एक बार देखते हैं। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो में स्थित कंडरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, और भुवनेश्वर में स्थित, देखो ये जो भुवनेश्वर, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क हुआ। देखो महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर ये तीनों ही मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, और जबकि लिंगराज मंदिर और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, ठीक है, और लिंगराज मंदिर और देवगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख है। दिल्ली स्थित जंतर मंदिर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जयपुर के जयसिंह प्रथम ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने, राम सिंह प्रथम या बिशन सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने, जो जंतर मंदिर का निर्माण कराया गया था जयसिंह द्वारा। ये जयसिंह प्रथम नहीं, जयसिंह द्वितीय थे। तो इस चीज़ को भूलना मत और कन्फ्यूज मत होना। दिल्ली स्थित जंतर मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली में स्थित जंतर मंदिर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा, उज्जैन स्थान पर अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने, कोलुंतुंग कुलोत्तुंग चोल द्वितीय तृतीय ने, राजा राज चोल तृतीय ने या विक्रम चोल? तो सीधा सादा आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 1035 ईस्वी में हुआ था। इसे गंगईकोंडा चोलापुरम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में अरियलूर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के सबसे महान शासक थे। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यह 2 पहाड़ियाँ चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक प्रमुख स्थान है। गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर मिलती है। जो गोमतेश्वर अभी देखा था ना, गोमतेश्वर की प्रतिमा, तो ये कहाँ मिलती है? कर्नाटक में। और ठीक है, किन पहाड़ियों के मध्य मिलती है? तो चंद्रगिरी और विंध्यगिरी। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में इसी पर बिताए थे, कर्नाटक में ही, श्रवणबेलगोला में। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला है, ठीक है, जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में हुआ था? तो ये हुआ है कुषाण में, ठीक है। जैसे हमने देखा है शैली, कला, द्रविड़, ठीक है, वैसे ये है। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथे शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसस को माना जाता है। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, कांचीपुरम कहाँ है? कहाँ है? पल्लव, ठीक है, पल्लवों का है।
कांचीपुरम। कैलाश मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 7 से 8 शताब्दी के दौरान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर का। इस मंदिर के अग्रभाग में का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था, जिसके आगे का भाग है उसका। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया था। ठीक है, इमारतों का समूह निर्मित किया गया था चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, पल्लवों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवों द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण पांड्य ने, चेर ने, चोल ने या राष्ट्रकूटों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और कौन थे राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक? दंतेद्र प्रथम। राष्ट्रकूट राजवंश का राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काट कर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है, किसने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जो क्या कैसे करवाया था? एलोरा में स्थित चट्टान को काट कर। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है? द्रविड़ शैली में। यह भारत के महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद जिले में हुआ था, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया है, जबकि कैलाश मंदिर को 1984 में। ठीक है, महाबलीपुरम को 1984 में और एलोरा की गुफाओं को 1983 में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं पहले तो महाराष्ट्र में है। कि धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला की उत्तम उदाहरणों में से एक है। बुद्ध, हिंदू, जैन या राजपूत। तो इसका सीधा सा आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, राजपूत नहीं होंगे। आप अगर इसको अलग करना चाहो तो राजपूत भी नहीं होंगे, हिंदू भी नहीं होंगे। ठीक है, बुद्ध और जैन के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला मूर्तिकला की उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 में शामिल हुई हैं। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। हर्षचरित के दरबारी कवि नहीं थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दरबारी कवि थे। कालिदास किसके दरबार कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास ने दो प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम की रचना की थी। कालिदास की अन्य रचनाओं में से दो प्रमुख खंड काव्य ऋतुसंहारम और मेघदूत तथा तीन प्रमुख नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, सब इन्हीं का है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर ही थे। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया था? ठीक है, तो नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया था। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास ने रामायण को और मनु ने मनुस्मृति को, महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा इस बुक के अभी तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, प्राचीन इतिहास में, ठीक है, वो सब ये था। और उम्मीद है कि इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बलबन ने? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुब्बल उल इस्लाम
ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया था 1311 में। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि हमको ध्यान में ना हो, लेकिन कभी कभी नाम से भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी शासक रहे हैं उन्होंने इतिहास को दिखाया है कि हाँ ये काम हमने करवाया, तो उन्होंने उनके नाम की जो छवि है और उन्होंने जो करवाया है दोनों ही एक दूसरे में छाप छोड़ती हैं कहीं ना कहीं। जैसे अलाई दरवाज़ा वैसे अलाउद्दीन। तो ये बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आनी है जिसमें ये आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कब बनवाया गया था। 1311 में। ठीक है, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया गया है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन है, तो कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है और ये कब निर्माण किया गया था 1311 में। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था और उसके साथ साथ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था जो कि 1311 में। और कुब्बत कुतुब मीनार के परिसर में ये स्थित है मस्जिद। खिलजी वंश के बारे में बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर और मुबारक शाह खिलजी, इन सब के नाम आपने ऑलरेडी सुन के रखे हैं। जिसमें मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, इन सब के नाम आपने सुना है। ठीक है, लेकिन खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। लेकिन जो सबसे खिलजी वंश जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, यानी कि जो हाईएस्ट पीक पर पहुंचा था इनके शासन को, ठीक है, इनके शासन को बढ़ाया था तो जलालुद्दीन के चचेरे मतलब भतीजे कह सकते हो। तो जलालुद्दीन के भतीजे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी थी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और जो खिलजी वंश था उसको कब्जा कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मलिक काफूर अलाउद्दीन कह सकते हो कि अलाउद्दीन का लवर बोल सकते हो, या इन्होंने उसको खरीदा था, मलिक काफूर को खरीदा था। ठीक है, ये ना मेल था ना फीमेल था, ये दोनों मिक्स था। ठीक है, और इन्होंने सेनापति भी बनाया मलिक काफूर को, इन्होंने मलिक काफूर को सेनापति भी बनाया। और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के नाम पर कई जगह पर आक्रमण किया और ठीक है वहाँ पे खिलजी वंश को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आगे पहुँचाया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक रहे। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। अपनी योग्यता के बल पर इसने सरे जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था। बाद में समाना का सूबेदार बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन से खेल खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेलते समय हुई थी। अब चौगान क्या होता था उस टाइम? तो जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में घुड़सवार होते हैं ना, घोड़े के साथ, ठीक है, बॉल या आगे बढ़ाते हैं, तो उसी को चौगान बोलते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, अब आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी। उसे लाहौर में ही दफनाया गया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में दफनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की दिल्ली सल्तनत में एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? ठीक है, यानी कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, यानी ब्रेवरी, यानी कि कुछ ऐसे फैसले जो बहुत ही बहादुरी वाला व्यक्ति यानी जिसमें गट्स होगा ना वही ले पाएगा। तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासनकाल के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसले कौन थे? दोआब में राजस्व वृद्धि, ठीक है, 1326 में किया था। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, 1327 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में और खुरासान अभियान 1329 में। और कराची अभियान 1337 ईस्वी में। आगे बढ़ते, उसके ये सभी फैसले असफल रहे और जब 1351 में उसकी मृत्यु हुई तो इस पर बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, लेकिन ये इसने काम बहुत करने की कोशिश की और अच्छे काम करने की कोशिश की है। ठीक है, दोआब में राजस्व वृद्धि, ठीक है, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी कर दिए। ठीक है, उसने मुद्रा का प्रचलन संकेत के माध्यम से किया, यानी कि संकेत जड़ दिए उसमें। खुरासान अभियान चलाया, कराची अभियान, ये सब चलाए, लेकिन भाई सफल नहीं हो पाया। इस वजह से बदायूं ने लिखा है
कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता था? तो मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता था? जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को या सामाजिक कार्य विभाग को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग को। दीवान अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। इस विभाग को आर्य ममालिक भी कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों को अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना को निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो गुरु अंगद या गुरु गोविंद सिंह, इनमें से आप क्या पे जाएंगे? या गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव? तो इसके सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अमृतसर के प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने वर्ष 1577 में रखी थी और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 15 दिसंबर 1588 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण किया था। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे श्री हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद 1809 ईस्वी में इसे संगमरमर और तांबे से बनवाया और वर्ष 1830 में इसके गर्भगृह को सोने की पत्ती से मढ़वाया, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर